वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैफा के अंदर यूनिट 3 के अंदर जो आज हम लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट के बारे में हम पढ़ेंगे। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो इनपुट्स होते हैं, आपको याद हो जब हम प्रोडक्शन की बात करते थे तो प्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते थे कि किसकी, बोलो, इनपुट्स की हम बात करते थे कि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास इनपुट्स क्या हैं। जैसे आपको याद हो M1 था आपका मनी था, M2 क्या था आपका, याद हो आपको मैन था जिसको हम लेबर भी बोलते थे, ठीक है ना। फिर आपका M3 जो था मशीनरी था, ठीक है ना। फिर आपका मैनेजमेंट्स था, मटेरियल था। ये M5 हमने पढ़े थे। तो 5 M's जो हैं, इनपुट्स जो हैं, उनके कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे और उसमें उस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये भी देखेंगे कि उससे हमारी जो कॉस्ट हो वो क्या हो, कम से कम हो। मतलब कम कॉस्ट पर हमें जो है आउटपुट क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ फर्म ऐसी होती हैं जिनके पास इनपुट्स तो होते हैं, जैसे मान लीजिए उनके पास इनपुट्स तो हैं और उनका कॉम्बिनेशंस भी है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशंस उनको कॉस्ट को लिस्ट करने में, कॉस्ट को कम करने में हेल्प नहीं कर रहा। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। तो प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें किसको समझना होगा, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को समझना होगा। तो आई थिंक आपको लेमन लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए पहले हमें इनपुट देने पड़ते हैं, इनपुट का प्रोसेस से आउटपुट होता है। तो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम इनपुट्स कर रहे हैं, तो वो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हम लीस्ट कॉस्ट पर क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, वो प्रोडक्शन हम कर सकें। तो उसके लिए हम क्या समझते हैं, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हम समझते हैं। लीस्ट कॉस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फिर हम समझते हैं। जैसा कि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो इनपुट्स का है, द प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर रेफर टू ए फर्म गेटिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट फ्रॉम गिवन कॉस्ट आउटले। कि गिवन इनपुट से हमें क्या करना है, आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, फैक्टर की हेल्प से, प्रोडक्शन फैक्टर की हेल्प से हमें आउटपुट को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन करना होगा। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर है, वो क्या होता है, कॉस्ट के जो प्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं। हम यदि बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट कॉस्ट की हम बात करते हैं कि हम कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज़ करें, हम कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से अपनी कॉस्ट को जो है कंट्रोल करें। तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आती हैं। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की हम अजम्पशन पहले पढ़ लेते हैं। अजम्पशन मतलब ये हुआ कि जब आप लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन करने जा रहे हो तो आपको इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्स रखना होगा, मानना होगा। यदि चीज़ें फॉलो होंगी तो आपका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस का जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देयर आर 2 फैक्टर। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, उन्होंने 5 M's की बात की थी। इन्होंने फर्स्ट फैक्टर क्या बोला है, देखो यहाँ फर्स्ट फैक्टर बोला है इन्होंने कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते थे, मनी बोलते थे। सेकंड फैक्टर इन्होंने बोला है लेबर, जिसको हम क्या बोलते थे, मैन बोलते थे। अब जब हम 2 फैक्टर की बात करेंगे, कैपिटल और लेबर की बात करेंगे, तो इनकी सारी यूनिट्स की हम होमोजीनियस की बात करेंगे, वहाँ पर हम सिमिलरिटी की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइजेज़ हैं, जैसे कैपिटल का प्राइजेज है, कैपिटल की जो कॉस्ट होती है, लेबर को जो हम रेम्यूनरेशंस पे करते हैं, वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि वो चेंज होता है तो हमारा ये जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर आता है मनी आउटले एट द एनी टाइम ऑल्सो गिवन, कि वहाँ पे जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करना चाहें, किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम मेजर करना चाहें, तो वहाँ पे हम मनी की टर्म्स में, हम रुपीज़ करेंसी की टर्म्स में हम क्या करेंगे, उनको मेज़र करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, हम उस फैक्टर मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे बायर और सेलर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हों। बायर और सेलर जब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जो बायर जो है जिस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को चाहता है तो वो दूसरे सेलर से उस चीज़ को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। यदि हम इसके रिवर्स देखें, यदि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मोनोपोली की है, मोनोपोली का मतलब आप समझिए कि वहाँ पे बायर और सेलर जो हैं, बायर और सेलर क्या हैं आपके, बोलो, बायर तो क्या हैं,
ज़्यादा हैं लेकिन सेलर क्या है, कम है, सिंगल सेलर है, तो उस समय वो क्या करेगा, वो उसका एडवांटेज लेगा, जो सेलर है उसका एडवांटेज लेगा और उसके प्राइस क्या रखेगा, ज़्यादा रखेगा। तो हमें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यही देखना है, फैक्टर मार्केट के अंदर हमें यही देखना है कि जिस प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका परफेक्ट कंपटीशन इज़ प्रिवेलिंग इन द फैक्टर मार्केट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हम ये जो इनपुट्स हैं इनके जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, तो फैक्टर और प्रोडक्शन के प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए, मनी आउटले को ध्यान में रखते हुए कि सपोज मान लीजिए हमने इस फैक्टर की इतनी यूनिट्स यूज़ में ली हैं, इस फैक्टर की यूनिट्स हमने इंक्रीज़ की हैं, दूसरे फैक्टर की यूनिट्स हमने डिक्रीज़ की हैं, मतलब 2 फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे, एक की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज़ कर रहे हैं डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें क्या कॉम्बिनेशंस में रखनी है, वहाँ पे हमें प्राइजेस का भी ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन prices of factor of production and given money outlay we draw लाइन ABC लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आगे। अब हम ये देखें कि यहाँ पे एक हमारे पास जो ग्राफ आया है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स को लिया है। OX पे आप देखें हमने लेबर को लिया है, OY पे देखें तो हमने किसको लिया है, कैपिटल को लिया है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम 2 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। जैसे आपके सामने एक यहाँ पे आप देखिएगा, एक जो आपके पास लाइन आ रही है वो आ रही है QI का मतलब है आपका इंडिफरेंस, ठीक है ना, पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो IQ जो है, इंडिफरेंस आपका जो है पॉइंट कर्व है वो IQ1, IQ2, IQ3, ये I कैसी है अब इसको हम समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक जो है कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन ABC के अलावा मैं D और E और समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमने लेबर्स लिया है, लेबर की 1 यूनिट लिया है, हमने कैपिटल लिया है, कैपिटल की हमने 12 यूनिट लिया है। तो जब हम लेबर की 1 यूनिट लेते हैं, कैपिटल की 12 यूनिट लेते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है यूनिट्स में वो कितना होता है, बोलो 50 यूनिट्स का होता है। ये ए ऑप्शन के अंदर हमने लेबर की 1 यूनिट लिया है। बी ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया, लेबर की यूनिट्स को 1 से बढ़ाकर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। यानी मतलब है लेबर को हमने इंक्रीज़ कर दिया है, लेबर को हमने इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा दूसरा है, यदि हम एक को इंक्रीज़ करें दूसरे को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बात समझ आई आपको। तो अब हमने 1 से 2 किया, यहाँ पे हमने किसको, लेबर को, तो हमने कैपिटल को 12 से हमने 8 कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। और इस कॉम्बिनेशन से भी हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है यूनिट्स में वो कितना मिल रहा है, 50 यूनिट्स का मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस किया है, तब भी हमारा जो टोटल प्रोडक्शन जो उससे होने वाला प्रोडक्शन है वो कितना है, 50 यूनिट्स का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इक्वल प्रोडक्शन मिल रहा है, चाहे हम कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज कर देते हैं। बस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिएगा कि आप एक फैक्टर की यूनिट बढ़ा रहे हैं तो दूसरे फैक्टर की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम सी पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें जो 2 थी यूनिट्स लेबर की, उसको बढ़ा के हमने 3 कर दिया है। और जो वाई की जो यूनिट्स थी, कैपिटल की जो यूनिट्स थी, उसको 8 से डिक्रीज़ करके हमने 5 कर दिया है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं और किसकी, एक्स की और वाई की डिक्रीज़ हो रही है। और टोटल आउटपुट कितना आ रहा है अपने पास, 50 आ रहा है। तो हमने बार बार यही समझना है कि ये जो हमारे सामने जो प्रोडक्शंस हम कर रहे हैं अलग अलग ऑप्शन के अंदर, तो हमें एक यूनिट को बढ़ाना है तो दूसरी यूनिट को कम करना है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। अब हमने सी को समझा, अब हम किस में आएंगे, डी में आएंगे। तो डी में हम देखें तो यहाँ पे आप ये देखें तो कितना है, देखो यूनिट्स कितनी थी, बोलो 4 थी, किसकी, एक्स की। जो पहले 3 थी उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 4 कर दिया है। और जो आपकी वाई की यूनिट थी वो अपनी कितनी थी, 5 थी, उसको लेस करके हमने कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। फिर हम ई पे आएँ तो यहाँ पे देखें तो जो एक्स की यूनिट्स थी वो हमने 4 से कितनी कर दी, 5 कर दी। वाई की यूनिट 3 थी, 3 से हमने कितनी कर दी, 2 कर दी। तो वही यहाँ पे देखें टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है अपना, 50 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है A B C D E, इनमें जो हमें जो टोटल आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये चीज़ हमने उन अजम्पशन के अंदर पढ़ी थी, उन पॉइंट्स के अंदर पढ़ी थी, उनको हम एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि जो हमारा जो हम IQ1 बनाएंगे वो अपना फर्स्ट A लेवल को बताएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे कैपिटल की यूनिट्स हमने ज़्यादा रखी हैं और लेबर की यूनिट कम रखी हैं इस ऑप्शन पे, ठीक है ना। फिर हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन पे हम यदि देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नेक्स्ट ऑप्शन में हम जा रहे हैं तो हमने कैपिटल की यूनिट्स को कम करके लेबर की यूनिट को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जो यहाँ पे IQ आपका इंडिफरेंस क्वान्टिटी का जो पॉइंट कर्व आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका
IQ1 आ रहा है, IQ3 आ रहा है, IQ2 जो आ रहा है, ऐसे 4, 5 जो भी हैं, ये आपको सेम आउटपुट के बारे में बताएंगे। इनपुट्स इनके क्या होते हैं, इनपुट का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इनका क्या हो, अलग हो। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही समझा है कि जो अब वो हमने फिगर के अंदर IQ1, IQ2, IQ3 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग इनपुट 1000, 2000, 3000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने AB जो हमने पॉइंट लिया है, ये क्या है, आपकी एक प्राइसिंग लाइन है। प्राइसिंग लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे AB जो पॉइंट है वो आपको किसके बारे में बताएगा, उस प्राइस के बारे में बताएगा जो हम प्राइस उस प्रोडक्ट्स का रख रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मनी के टर्म्स में कुछ प्राइस होना चाहिए। तो ये जो आपको अलग अलग IQ1, IQ2, IQ3 जो हैं वो सेम आपको प्रोडक्शन या आउटपुट दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, कि हमारी जो कॉस्ट है, हम जिस प्रोडक्ट्स को बनाने जा रहे हैं वो उस पर हर ऑप्शन पे हमें कॉस्ट क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो यहाँ पे हमने यही समझा है, इन चीज़ों को ही हमने डिस्कस किया है। आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में लेंगे। जैसे हम देखें तो कोई भी फर्म है, यदि वो अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करना चाहती है और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसको जो फैक्टर रेशो है, फैक्टर रेशो से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने 1 क्या किया है, ए के अंदर x की जो यूनिट 1 थी, b में हमने क्या किया है, 1 इंक्रीज़ किया है। तो 1 हमने x में चेंज किया A to B के अंदर, है ना। फिर हमने ऐसे ही B to C के अंदर 2 से 3 किया, तो यहाँ पे हमने 1 चेंज किया। फिर हमने C से D में भी 1 यूनिट चेंज किया। फिर हमने D से E में भी 1 यूनिट चेंज किया, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। फिर हम Y की बात करें तो Y जो आ रहा था, Y कैपिटल जो था, A पे 12 आ रहा था, B पे 8 आ रहा है, तो 4 का चेंज आ रहा है। फिर B से C में 8 से 5 हुआ तो 3 का चेंज आ रहा है। C से 5 से, ठीक है ना, 5 से 3 हुआ है D में, तो 2 का चेंज आ रहा है। फिर 3 से 2 हुआ है E में, तो 1 का चेंज आ रहा है। तो ये 1:2, जैसे हम चेंज देखें तो A to B का जो चेंज आ रहा है 1:4, B to C का चेंज है 1:3, और यदि हम C to D का चेंज देखें 1:2, और आपका यदि हम D to E का चेंज देखें तो 1:1। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो इनपुट्स के अंदर जो हम चेंज कर रहे हैं उसका जो इफ़ेक्ट है वो ओवरऑल आउटपुट क्या रहता है आपका, बोलो, सेम रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा लो है, जो हम यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, वो हमें क्या करता है, हमें आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हेल्प करता है। और हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या हो, कम हो, और हमारा आउटपुट क्या हो, ज़्यादा हो। तो उसमें हमें लीस्ट कॉस्ट क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई थिंक इस लेक्चर के अंदर जो हमने लीस्ट कॉस्ट का जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसी चीज़ को हम आगे IQ एंड कर्व के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि IQ एंड कर्व क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। तो एक बार लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन किसका होता है, इनपुट्स का होता है। और जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि जो इनपुट्स से रिलेटेड, कि इनपुट्स को किस रेशो के अंदर हमें यूज़ में लेना है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करते समय हमें जो रेशियो चेंज करना है, एक प्रोडक्ट की हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, दूसरे की क्वांटिटी को कम करना है, और टोटल जो उनका कॉम्बिनेशंस करके जो आउटपुट होने वाला आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया है कि हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस चीज़ को यदि हम और डिटेल में हम देखेंगे तो इसकी अजम्पशन हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। पहला फैक्टर M1 है आपका कैपिटल, दूसरा जो है M2 है जो है आपका लेबर है। और लेबर और जो कैपिटल है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हो तो उस यूनिट के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ना तो उसकी यूनिट्स में डिफरेंस आना चाहिए और ना ही उसके फैक्टर प्राइस और फैक्टर में डिफरेंस आना चाहिए। और उस समय जो उसका मनी आउटले है एट दैट टाइम वो सेम होना चाहिए। और जिस मार्केट के अंदर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होना चाहिए। जब हम आएंगे अपनी मार्केट स्ट्रक्चर वाली यूनिट जो आएगी, अपनी 4th यूनिट में हम आएंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है। तो वहाँ पे वो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये इन सारी अजम्पशन को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम हम जो समझना चाह रहे थे कि हमने OX पे आपका क्या लिया है, आपका लेबर को लिया है, OY पर हमने कैपिटल को लिया है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग IC1, IC2, IC3, IC4 ये जो आ रहे हैं, ये आप सबको किस में हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, हम
यदि फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर है तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, हमारा आउटपुट सेम होना चाहिए। सेकंड में है तो हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, हमारा आउटपुट सेम होना चाहिए। तो ये हमें कॉस्ट को क्या करने में, मिनिमम करने में और आउटपुट को मैक्सिमम करने में हेल्प करेगा नहीं करेगा बताओ। तो आई थिंक आपको आइसोक्वेंट कर्व के अंदर जो हमने आइसोक्वेंट कर्व को ड्रॉ करना हमने सीखा, हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिया था, तो उन चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लियर किया। हम इस चीज़ को आगे भी डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वहाँ डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।